हेलो दोस्तों, पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पूरे मूल अधिकार को, फंडामेंटल राइट्स को वन लाइनर फैक्ट के रूप में कवर करेंगे। ये सारे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसके एक एक लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो ध्यान से देखें। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। सबसे पहले जानते हैं अधिकार क्या है। अधिकार क्या है? देखिए, अधिकार वे दावे या हकदारियां हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत हों और राज्य उसे वैधता प्रदान करता है, उसको अधिकार कहते हैं। अधिकार ऐसी परिस्थिति है जिसके बिना व्यक्ति अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता। देखा जाए तो अधिकार जो है एक राज्य विरोधी अवधारणा है, क्योंकि ये व्यक्ति के पक्ष में राज्य पर कुछ सीमाएं आरोपित करता है, और यही अधिकार जो जीवन के लिए आवश्यक हैं और मूलभूत हैं, और जिसे न्यायालय द्वारा लागू करने की गारंटी है। अधिकार देश के मौलिक कानून यानी संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं, और ये संविधान के समान ही अवलंघनीय हैं, मतलब इसका वायलेशन नहीं कर सकते। इसके वायलेशन होने पर न्यायालय द्वारा इसे लागू कराने की संवैधानिक गारंटी है। मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? ब्रिटेन में। वैश्विक स्तर पर अधिकारों का पहला घोषणा पत्र 1215 ईस्वी में ब्रिटेन में आया, जिसे मैग्ना कार्टा बोला गया। फिर उसके बाद 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में कुछ मानवीय अधिकारों का घोषणा के माध्यम से नागरिकों को कुछ संवैधानिक अधिकार देने की प्रथा प्रारंभ हुई। फिर उसके सबसे पहले यूएसए ने 1791 में प्रथम 10 संविधान संशोधनों के माध्यम से अधिकार पत्र द्वारा कुछ मूल अधिकारों को संविधान में अपने जगह दी। फिर उसके बाद जर्मनी, फिर आयरलैंड के संविधानों ने भी कुछ अपने अधिकार पत्र शामिल किए। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो 1929 में जो नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, उसमें कहा गया था कि हमारा प्रथम प्रयास नागरिकों के कुछ अधिकारों का इस प्रकार निरूपण करना होना चाहिए कि किसी भी दशा में उनको निरस्त न किया जा सके। फिर जब संविधान निर्माण हो रहा था तो 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा की गई। ये संविधान निर्माताओं को बहुत ही प्रभावित किया। अब चूंकि उस समय भारत की धार्मिक, क्षेत्रीय, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं को बनाए रखने में एक चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। ऐसे में राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक सरल, सुगम और साधन संविधान में नागरिक मूल अधिकारों का प्रावधान करना था। इसी को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेदों में मूल अधिकारों को व्यापक तौर पर शामिल किया। मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों की संख्या 23 है। सबसे पहले मूल अधिकारों को मान्यता कब प्रदान की गई? 1215 ईस्वी में। वही हमने बताया, इसको मैग्ना कार्टा बोला गया ब्रिटेन में। भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग संविधान विधेयक 1895 से हुई। अमेरिकी संविधान में मूल अधिकारों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 10वें संवैधानिक संशोधन 1791 द्वारा। श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा प्रस्तुत कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में भारतीयों को मूल अधिकार दिए जाने की मांग की गई थी 1925 में। 1934 में मूल अधिकारों की मांग को किस समिति ने अस्वीकार कर दिया था? संयुक्त संसदीय समिति ने उस मूल अधिकारों की मांग को अस्वीकार कर। किस अधिनियम ने मूल अधिकारों को शामिल नहीं किया था? 1935 के अधिनियम में मूल अधिकार शामिल नहीं थे। भारतीय संविधान ने मूल अधिकारों को शामिल किए जाने की मांग कब व किसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में की गई? 1945 में टीवी सप्रू द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें मूल अधिकारों को शामिल करने की मांग की गई। आगे परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सिफारिश करने वाली उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। संविधान के प्रवर्तन के समय मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। फिर उसके बाद संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा
जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसको हटा दिया गया। मूल अधिकार व्यक्तियों को किसके विरुद्ध प्राप्त है? राज्यों के विरुद्ध। व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त मूल अधिकारों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17, 23, 22, 24। ऐसे मूल अधिकार जो केवल नागरिकों को दिए गए हैं किंतु अनुच्छेदों में वर्णित हैं। किन अनुच्छेदों में? 15, 16, 19, 29, 30। मूल अधिकारों पर निर्बंधन युक्तियुक्तता रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यानी कि निर्णय किसके द्वारा होता है? न्यायालय द्वारा। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पर स्वतः निलंबन होने वाले मूल अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 358 द्वारा। अनुच्छेद 19 का स्थगन। राष्ट्रीय आपातकाल के समय किन अनुच्छेदों के अधीन प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 और 21 में जो मूल अधिकार प्राप्त हैं वो उसको नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। भाग 3 के लिए राज्य शब्द से अभिप्राय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आने वाले राज्य से है? अनुच्छेद 12 में जो राज्य बताया गया है उनमें केंद्रीय विधानमंडल, राज्य विधानमंडल तथा अन्य स्थानीय प्राधिकारी शामिल हैं। क्या संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है? यह मामला सबसे पहले शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामला 1951 में उठाया गया। मूल संसद को एक विहित प्रक्रिया द्वारा संविधान में संशोधन की शक्ति है किंतु ऐसा संशोधन संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करने वाला न हो। यह कथन केशवानंद भारती मामले में दिया गया 1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में संविधान संशोधन अनुच्छेद 13(2) के अधीन किसी भी मामले में विधि नहीं माना गया है। समता का अधिकार राइट टू इक्वलिटी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 14 से 18 तक में। किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण का अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 14 में। विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। कानूनों का समान संरक्षण कहाँ से संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद किस अनुच्छेद में प्रतिषिद्ध किया गया है? अनुच्छेद 15 में। स्त्रियों, बच्चों, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान हेतु विशेष प्रावधान करने की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 15(3) और अनुच्छेद 15(4) में किया गया है। अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान अनुच्छेद 17 में है। सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण अनुच्छेद 15(4). सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण 16(4) अनुच्छेद 16(4). सवर्ण गरीबों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण अनुच्छेद 15(6) में 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया। सवर्ण गरीबों ईडब्ल्यूएस के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण अनुच्छेद 16(6) यही अनुच्छेद 103वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। जो सवर्ण गरीबों के लिए शैक्षणिक संस्थानों तथा सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का आधार आर्थिक है। ये संविधान संशोधन 103वां जो था उसमें बताया गया। सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने के मापदंड नियम करने हेतु कौन से 2 आयोग गठित किए गए? काका कालेलकर आयोग 1953 और मंडल आयोग 1978। किस आयोग के अनुसार सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रदान किया गया? मंडल आयोग के। किस मामले में आरक्षण की सीमा 50% तक निर्धारित की गई? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। इसी को मंडल मामला बोलते हैं। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 16 में। कौन सा मामला मंडलवाद के नाम से जाना जाता है? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन ये देख चुके हैं। अनुच्छेद 17। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। अस्पृश्यता से संबंधित कौन सा अधिनियम? सिविल अधिकार संरक्षण नियम 1955। उपाधियों के अंत का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में पाए गए कुछ अपवाद कौन से हैं? सैनिक सेवा, विद्या तथा शिक्षा के क्षेत्र में उपाधियां जो हैं ये कुछ अपवाद हैं अनुच्छेद 18 के।
सामाजिक सेवाओं के लिए भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री उपाधि देने का प्रारंभ भारत सरकार द्वारा सन 1954 से किया गया। जनता पार्टी ने भारत रत्न जैसी उपाधियों को 1977 में बंद कर दिया था। इसे दो बार बंद किया जा चुका है, 1977 और 1992 में। जनता पार्टी के पतन के बाद भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री उपाधियां पुनः 1980 से प्रारंभ कर दी गईं। भारतीय संविधान को किस भाग के अंतर्गत भारत सरकार अधिकार पत्र कहा जाता है? भाग 3 के अंतर्गत, जो मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकार सामान्यतः किसके विरुद्ध प्राप्त हैं? राज्य के विरुद्ध। राज्य शब्द के अंतर्गत किनको शामिल किया गया है? भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें, विधानमंडल एवं अन्य स्थानीय प्राधिकारी। नगर पालिकाएं, जिला परिषद, ग्राम पंचायत आदि स्थानीय प्राधिकारी में आते हैं। जिस व्यक्ति को विधि, उपविधि, आदेश, अधिसूचना आदि के निर्माण या जारी करने की शक्ति प्राप्त है उसे प्राधिकारी कहेंगे। विश्वविद्यालय, विद्युत परिषद, एयरपोर्ट अथॉरिटी आदि किस अनुच्छेद के अधीन राज्य हैं? अनुच्छेद 12। एनसीईआरटी मामले एनसीईआरटी बनाम चंद्रमोहन खन्ना बनाम एनसीईआरटी मामले में एनसीईआरटी को राज्य नहीं माना गया है। अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को नागरिकों व गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। विधि के समक्ष समता को विधि का शासन किसने कहा है? डायसी द्वारा। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 21 में। सन 1967 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम का नाम क्या कर दिया गया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। अनुच्छेद 17 द्वारा प्रदत्त अधिकार किनके विरुद्ध प्राप्त है? राज्य व निजी व्यक्तियों के विरुद्ध। संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का उपवर्णन किन अनुच्छेदों में किया गया? अनुच्छेद 19 से 22 तक। वर्तमान समय में स्वतंत्रता के अधिकार की संख्या कितनी है? 6। ये आर्टिकल 19 की बात कर रहा है। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। संपत्ति के अर्जन, धारण, वयन का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा निकाल दिया गया है? संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? कानूनी अधिकार तथा संवैधानिक अधिकार दोनों, किंतु संवैधानिक अधिकार की वरीयता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अनुच्छेद 19 के अधीन 6 स्वतंत्रताएं शामिल हैं। अनुच्छेद 1 क में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर ख यानी बी में शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, फिर संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, आबाद संचरण की स्वतंत्रता, निवास या बसने की स्वतंत्रता, वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, कारोबार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के अधीन प्रदत्त अधिकार किसे प्राप्त हैं? नागरिकों को। यह अधिकार केवल नागरिकों को है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है? अनुच्छेद 19(1) क में। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट किस स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 के थ्रू 19(1) का। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध निम्नलिखित आधारों पर लगाया जा सकता है: भारत की प्रभुता एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, सदाचार के हितों अथवा न्यायालय अपमान। शिष्टाचार, मानहानि या अपराध उद्दीपन के आधार पर। प्रेस की स्वतंत्रता में निम्नलिखित तथ्य शामिल हैं: सूचना प्राप्त करना, सूचना को प्रकाशित करना, प्रकाशित सूचना का प्रचार प्रसार। चुप रहने का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है? आर्टिकल 19(1) क में। अनुच्छेद 19(1) के अधीन कौन सा मूल अधिकार शामिल नहीं है? हड़ताल करने का अधिकार। प्रेस परिषद अधिनियम कब पारित किया गया? सन 1956 में। प्रेस परिषद अधिनियम में कौन शामिल होते हैं? एक अध्यक्ष और 28 सदस्य। कोई व्यक्ति प्रेस परिषद का सदस्य कितनी बार हो सकता है? 2 बार। संगम या संघ बनाने का अधिकार किसे प्राप्त नहीं है? वेश्याओं और सैनिकों को संगम या संघ बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। नागरिकों की वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाने का उपबंध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19(2) से 6 में। किस संविधान संशोधन में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन का
का आधार भारत की प्रभुता अखंडता में शामिल किया गया है। 16वां संविधान संशोधन में संसद ने न्यायालय अवमानना अधिनियम कब पारित किया? सन 1971 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में अनुच्छेद 19 पर निर्बंधन रिस्ट्रिक्शन का आधार बनाया गया है? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता किस आधार पर प्रतिबंधित की जा सकती है? भारत की प्रभुता एवं अखंडता तथा लोक व्यवस्था के हित के आधार पर। भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार किसे प्राप्त है? नागरिकों को। संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध किस आधार पर लगाया जा सकता है? भारत की प्रभुता एवं अखंडता तथा लोक व्यवस्था सदाचार, ये ऊपर देखा गया है। संगम तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19(3) में। अनुच्छेद 19(3) के अधीन प्राप्त स्वतंत्रताओं का निर्बंधन किस प्रकार होना चाहिए? युक्तियुक्त या तर्क संगत, रीजनेबल होना चाहिए। अनुच्छेद 20 में उपबंधित अधिकार किसे प्राप्त हैं? सभी व्यक्तियों को। दोहरे दंड से संरक्षण का उपबंध किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 20(2) में। किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उपबंध है? अनुच्छेद 21 में। अधिवास की स्वतंत्रता पर निर्बंधन का आधार अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 20 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 19(1)(f) को निरसित कर दिया गया है? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। ये 19(1)(f) में ये संपत्ति का अधिकार था। इसमें वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता पर निर्बंधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19(7) में। किस अपराध के अभियुक्त को किसी कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? अपने विरुद्ध साक्ष्य पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता किसी भी अभियुक्त को। अनुच्छेद 21 के अधीन दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किसे प्राप्त है? सभी व्यक्तियों को। देखिए, कुछ अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं, कुछ व्यक्तियों में जिसमें विदेशी नागरिक भी शामिल हो जाएंगे। इस तरह अनुच्छेद 21 में जो दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, चाहे वो देशी हो चाहे विदेशी हो। किस प्रक्रिया के अनुसार किसी व्यक्ति को प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है? केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। प्राण की स्वतंत्रता में क्या शामिल है? व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण, गरिमापूर्ण, सार्थक तथा पूर्ण बनाने के लिए आवश्यक स्वतंत्रताएं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? उच्चतम न्यायालय द्वारा। दैहिक स्वतंत्रता में क्या शामिल है? अवैध गिरफ्तारी, अवैध कारावास, अवैध पुलिस निगरानी तथा अवैध निरोध से संरक्षण के लिए आवश्यक स्वतंत्रताएं। विदेश जाने या विदेश भ्रमण करने की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 21 के अधीन किस मामले के अंतर्गत माना गया है? मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला 1978। त्वरित अन्वेषण तथा विचार का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत माना गया है? अनुच्छेद 21। जीविकोपार्जन का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 21 में। किस अनुच्छेद के अधीन निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार शामिल है? अनुच्छेद 21 के अधीन। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 22 में शामिल है। गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों तथा संरक्षण को अनुच्छेद 22 के किन खंडों में शामिल किया गया है? खंड 1 एवं खंड 2। गिरफ्तार व्यक्ति को क्या तुरंत बताया जाना आवश्यक है? गिरफ्तार किए जाने का कारण। गिरफ्तार व्यक्ति को क्या अधिकार प्राप्त होता है? अपनी इच्छानुसार अधिवक्ता से विचार विमर्श करने तथा अपनी प्रतिरक्षा करने का अधिकार। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर किसके समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है? निकटतम मजिस्ट्रेट के। ये 24 घंटा जो मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने के रास्ते में जो समय लगेगा उसको छोड़ के है। निवारक निरोध संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 22 के खंड 3 से 7 में। किस वाद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अधीन माना गया है? मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद में। किस अनुच्छेद के अधीन शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है? अनुच्छेद 21 क में।
पहली बार अनुच्छेद 21 में प्रदत्त अधिकारों को न्यायालयों द्वारा कब प्रवर्तित अधिकार निलंबित किया गया है? अनुच्छेद 1962 में। सन 1962 में अनुच्छेद 21 के प्रवर्तन को निलंबित करने का आधार क्या था? चीन का भारत पर आक्रमण। दूसरी बार 1971 में अनुच्छेद 21 के प्रवर्तन को निलंबित करने का आधार पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण। सन 1975 में अनुच्छेद 21 के प्रवर्तन को निलंबित करने का आधार क्या था? आंतरिक अशांति, जो इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संविधान संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 21 में जो प्रदत्त मूल अधिकार हैं वो किसी भी समय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 22 के खंड 1 व 2 में प्रदत्त अधिकार किसे प्राप्त नहीं है? विदेशी शत्रु और निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को। निवारक निरोध से क्या तात्पर्य है? अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार किया जाना। निवारक निरोध अधिनियम 1950 किसके द्वारा पारित किया गया है? संसद द्वारा। निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सामान्यतः कितनी अवधि तक रखा जा सकता है? 3 मास की अवधि तक। निवारक निरोध के अधीन निरुद्ध व्यक्ति को 3 मास की अवधि से अधिक कब तक निरुद्ध किया जा सकता है? यदि 3 मास की अवधि के पूर्व सलाहकार परिषद निरोध के लिए पर्याप्त कारण होने का प्रतिवेदन करे। सलाहकार परिषद का गठन किसके द्वारा होता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के द्वारा। निवारक निरोध में गिरफ्तार व्यक्ति को किस कार्य का अवसर दिया जाता है? गिरफ्तारी के विरुद्ध न्यायालय में आवेदन करने का। निवारक निरोध अधिनियम रासुका कब समाप्त कर दिया गया? 1969 में। निवारक निरोध अधिनियम पुनः किस नाम से जीवित किया गया? आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम कब पारित किया गया? सन 1974 में। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम कब समाप्त कर दिया गया? 1977 में। मीसा को 1977 में समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम फिर से पारित किया गया 1980 में। शोषण के विरुद्ध अधिकारों का उल्लंघन किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 23-24 में। मानव के दुर्व्यापार पर बलात्सरम प्रतिबंध किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 23 में। यानी जबरन आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते काम करने के लिए। राज्य व्यक्तियों पर अनिवार्य सेवा किस प्रयोजन के लिए अधिरोपित करता है? सार्वजनिक प्रयोजन के लिए। मतलब कोई भी सार्वजनिक प्रयोजन होगा उसमें आपका अनिवार्य सेवा होगा, ऐसा राज्य नियम बना सकता है। बालकों को किसी कारखाने या खान में नियोजन से प्रतिबंध करना किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 24 के अधीन बालक कौन है? 14 वर्ष से कम आयु का जो भी हो वो बालक की श्रेणी में है। अनुच्छेद 23 द्वारा प्रदत्त अधिकार किसे प्राप्त है? व्यक्तियों को। अनुच्छेद 23 का संरक्षण किसके विरुद्ध प्राप्त है? राज्य एवं निजी व्यक्तियों के विरुद्ध। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया? सन 1948 में। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 25 से 28 में। अंतःकरण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 25(1) में। अंतःकरण की स्वतंत्रता में क्या शामिल है? धर्म को मानना, धर्म के अनुसार आचरण करना एवं धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध किस आधार पर लगाया जा सकता है? लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के आधार पर। धर्म के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद तथा विधानमंडलों को। धर्म के संबंध में किन राज्यों ने विधानमंडलों ने कानून बनाया है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अब तो यूपी और गुजरात जैसे और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने भी धर्मांतरण के विरुद्ध कानून बनाया है। किस अनुच्छेद में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता उपबंध है? अनुच्छेद 26 में।
धार्मिक एवं लोक उपकारी प्रयोजनों के लिए संस्थानों की स्थापना एवं पोषण का अधिकार अनुच्छेद 26 के अधीन। अनुच्छेद 26 द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर राज्य द्वारा प्रतिबंध किस आधार पर लगाया जा सकता है? लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य के आधार पर। देखिए, लगभग जहाँ भी राज्य मूल अधिकारों पे कुछ प्रतिबंध का आधार होगा तो यही होगा, लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य के आधार पे। धार्मिक व्यय पर कर से मुक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? अनुच्छेद 27। पूर्णतः सरकार के खर्च पर संचालित संस्थाओं में किस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जा सकती? धार्मिक, यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आप धर्म से रिलेटेड शिक्षा नहीं दे सकते हैं। धार्मिक शिक्षा किन संस्थाओं में दी जा सकती है? न्यास द्वारा स्थापित, राज्य द्वारा प्रशासित संस्थाओं में। शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 26 में प्रदत्त मूल अधिकार का प्रयोग किनके द्वारा किया जाता है? संगठित संस्थानों द्वारा। अनुच्छेद 29-30 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार कौन सा है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 द्वारा प्रदत्त अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 के अधीन अल्पसंख्यक से क्या अभिप्राय है? भाषा, लिपि या संस्कृति की दृष्टि से अल्पसंख्यक। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 30 के अधीन अल्पसंख्यक से क्या अभिप्राय है? धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक। देखिए, अनुच्छेद 29 के अधीन जो अल्पसंख्यक हैं वो भाषा, लिपि या संस्कृति का आधार है वो, और अनुच्छेद 30 में धर्म और भाषा पे आधारित जो हैं वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आएंगे। राज्य धर्म या भाषा पर आधारित संस्था किस कार्य के लिए अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है विभेद नहीं करेगी? शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके विरुद्ध प्रदान किया गया है? राज्य के विरुद्ध। अनुच्छेद 32 के अधीन रीट याचिका किस न्यायालय में दाखिल की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय में। अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट में भी दायर किया जा सकता है। मूल अधिकारों का सजग प्रहरी, कस्टोडियन, यानी कि उच्चतम न्यायालय या तथा उच्च न्यायालय दोनों हैं। मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु किस न्यायालय में रीट याचिका दाखिल की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों में। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के थ्रू और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के। उच्चतम न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है? अनुच्छेद 32 में। उच्च न्यायालय को विभिन्न रीटें जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त है? अनुच्छेद 226 से। किस अनुच्छेद के अधीन मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्च न्यायालय में रीट याचिका दाखिल की जा सकती है? अनुच्छेद 226 के अधीन। अनुच्छेद 226 अनुच्छेद 232 से अधिक अधिकार रखता है। यह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 से मूल अधिकार के साथ साथ सामान्य विधि पर भी रीट निकाल सकता है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय यथास्थिति मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु कितनी रीटें जारी कर सकता है? 5। ये 5 प्रकार की रीटें कौन कौन सी? एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। दूसरा है परमादेश रीट, मैंडमस। तीसरा है प्रतिषेध रीट, प्रोविएशन। चौथा है उत्प्रेषण रीट, सर्चियरी। और 5वां है अधिकार परीक्षा रीट, क्यू वारंटो। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट किसे कहा जाता है? बंदी किए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष सशरीर पेश करने का आदेश। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के लिए कौन आवेदन कर सकता है? निरुद्ध व्यक्ति स्वयं या उसका कोई संबंधी। जब गिरफ्तार या निरुद्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी तथा निरोध विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन हो
या अवैध हो तो कौन सी रीट जारी कर सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट निम्नलिखित स्थितियों में जारी नहीं की जा सकती: जब निरुद्ध व्यक्ति न्यायालय की अधिकारिता के बाहर हो, जब निरुद्ध व्यक्ति किसी अपराध के लिए दो न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि हो, किसी अभिलेख न्यायालय या संसद द्वारा अवमानना के निरुद्ध किया गया हो, जब कोई लोक प्राधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन से इनकार करता है और जिसके लिए कोई अन्य विधिक उपचार प्राप्त नहीं होता है, तो वहाँ पर कौन सी रीट न्यायालय द्वारा जारी की जाती है? परमादेश रीट। मैंडमस। क्या न्यायालय परमादेश रीट को लोक प्राधिकारी के अलावा सरकार के विरुद्ध भी जारी कर सकता है? हाँ। परमादेश रीट न्यायालय का किस प्रकार का आदेश है? सरकार या लोक प्राधिकारी को उसके विधिक कर्तव्य का पालन करने का। परमादेश रीट के लिए कौन आवेदन कर सकता है? वह व्यक्ति जिसके मूल अधिकार का उल्लंघन होता है। परमादेश रीट किस न्यायालय के द्वारा जारी की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों द्वारा। परमादेश रीट निम्नलिखित आधारों पर जारी की जा सकती है: मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु, संविधान विधि या विधि के नियमों द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों के पालन हेतु, न्यायालय या अधिकरण को अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने हेतु। लोक प्राधिकारी पर संविधान या विधि द्वारा अधिरोपित कर्तव्य पूरा करने हेतु, असंवैधानिक विधि के प्रवर्तन से रोकने हेतु। मैंडमस निम्नलिखित परिस्थितियों में जारी नहीं किया जा सकता है: राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध एवं उनके पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्य पालन हेतु, संविधान या विधि के प्रावधानों का उल्लंघन करने हेतु। कौन सी दो रीट एक साथ जारी की जा सकती है? प्रतिषेध रीट एवं उत्प्रेषण रीट। प्रोविएशन एंड सर्शियरी रीट। अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध कौन सी रीट जारी की जा सकती है? प्रतिषेध रीट एवं उत्प्रेषण रीट। प्रतिषेध रीट द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को कहाँ काम करने से रोक दिया जाता है? अपनी अधिकारिता के बाहर काम करने से। प्रतिषेध रीट किस न्यायालय के द्वारा जारी की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों द्वारा। उत्प्रेरण रीट के द्वारा ये उत्प्रेरण नहीं, ये उत्प्रेषण होगा। रीट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को क्या निर्देश दिया जाता है? उनके पास लंबित मामलों को न्याय निर्णय हेतु वरिष्ठ न्यायालय को भेजने का। प्रतिषेध रीट एवं उत्प्रेषण रीट में क्या अंतर है? प्रतिषेध रीट अधीनस्थ न्यायालयों को अधिकारिता के बाहर कार्य करने से रोकती है, जबकि उत्प्रेषण रीट अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अधिकारिता के बाहर किए गए कार्यों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए है। अधिकार परीक्षा रीट क्यू वारंटो किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है? अधिकारातीत लोक पदाधारण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध। अधिकार परीक्षा रीट के द्वारा किस व्यक्ति को उसके पद से निष्कासित किया जा सकता है? अवैध रूप से लोक प्राधिकारी द्वारा पद धारण करने वाले व्यक्ति को। संविधान के प्रवर्तन के समय संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता किस अनुच्छेद में दी गई थी? अनुच्छेद 19(1) च एवं अनुच्छेद 31(1) में। 44वें संविधान संशोधन के पूर्व संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा कम किया गया? पहले, चौथे, 25वें एवं 39वें संविधान संशोधन के द्वारा। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 300 क में। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 300 क जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? सन 1978 में। किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से किसी अधिकार द्वारा वंचित किया जा सकता है? किस अधिकार द्वारा वंचित किया जा सकता है? विधि के प्राधिकार द्वारा। मूल अधिकारों पर युक्ति रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अधिरोपित किए जा सकने का प्रावधान किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 19(2) से अनुच्छेद 19(6) तक। अनुच्छेद 34 के अधीन मूल अधिकारों पर निर्बंधन किसके द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के द्वारा विधि के आधार पर।
अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपात के लागू होने पर किस अनुच्छेद के मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं? अनुच्छेद 19 का। राष्ट्रीय आपात के दौरान मूल अधिकारों को किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा। मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति किसको है? संसद को। देखिए, राष्ट्रीय आपात के दौरान आर्टिकल 19 स्वतः सस्पेंड हो जाता है और उसके बाद 20 और 21 को छोड़ के राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचना जारी करके उसको निलंबित किया जा सकता है। आर्टिकल 20 और 21 किसी भी स्थिति में सस्पेंड नहीं किया जा सकता। किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त अधिकार को राष्ट्रीय आपात के दौरान राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा समाप्त नहीं कर सकता? अनुच्छेद 20-21। संसद द्वारा मूल अधिकारों के संशोधन की परिसीमा कहाँ तक है? संविधान के मूल ढांचे को विनष्ट करने तक। यानी कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन वहीं तक कर सकती है जब तक कि संविधान के मूल ढांचा पे खतरा ना हो। मूल अधिकारों के रूपांतरण की संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 33 में। किस बल, ब्यूरो या संगठन के सदस्यों के मूल अधिकारों की सीमा का निर्धारण करने की शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को। अब हमने पूरे मूल अधिकार को वन लाइनर फैक्ट के रूप में देख लिया है। अब इसके एक एक लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की संभावना है। वीडियो को देखते समय आप लोग डायरेक्ट को साथ में रखें ताकि एक एक अनुच्छेद को उसमें देखते जाएं और वो पूरा अनुच्छेद और उसके प्रावधान आपके दिमाग में बैठ जाएं। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।